नमस्कार, नई परख के राष्ट्र मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में हमारे साथ हर हफ्ते की तरह ही अभय जी और आनंद जी हैं। आप दोनों लोग का स्वागत है। नमस्कार। पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और आप सब लोगों ने भी ये महसूस किया होगा, मैंने भी ये महसूस किया कि 2 तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया है और वो भाजपा की वापसी चाहते हैं। यूट्यूब की दुनिया में अधिकांश जो चैनल हैं उसमें यह खबर चली कि जो कम मतदान हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने की संभावना है। आनंद वर्धन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि ये जो मतदान थोड़ा कम हुआ है, उसको हम किस तरीके से देखें? नहीं देखिए, ये इस पे बहुत चर्चा हो रही कि क्यों कम हुआ। पहली चीज तो कमल जी, ये फैक्ट है और ये हम सब लोगों ने महसूस किया कि इस बार मतदान को लेकर उस तरह का उत्साह नहीं है। जो एक जनमानस में होता था, लोग उत्साहित होते थे, वो पार्टिसिपेशन तो कहीं मिसिंग जरूर है। अब उसके दो कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक कारण यह है, जो अल्पसंख्यक मतदाता है उसने शायद पास्ट से, पिछले चुनावों से ये एक्सपीरियंस ले लिया है कि अगर वो जरा भी मुखर होता है तो उसका एक उसके लिए, उस अल्पसंख्यक के लिए नुकसान ये हो जाता है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता है एज अ बैकलाइन। तो उसने ये बहुत धीरे धीरे करके इस पे काफी महारत हासिल कर ली है कि वो बिल्कुल साइलेंट है। अ, आप उनसे कुछ जाके कहिए, हाँ ठीक है मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ 3 तलाक से लगता है, 3 तलाक हर घर में 3 तलाक होता है, उससे उनका सारी आधी मुस्लिम जो महिलाएं 50% मुस्लिम मतदाता है उसमें सब 3 तलाक से ग्रसित है। वो बिल्कुल साइलेंट हो गया है। लेकिन मैं अभय भाई साहब से भी इसको समझना चाहूंगा। मेरा जो अपना रहा है कि खास करके उत्तर प्रदेश में एक वोटर और बहुत साइलेंट हो गया है, और वो वोटर दलित है इस बार। क्योंकि ये जब जब से ये बात शुरू हुई है कि संविधान बदला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना है, हमें 400 सीट आप इसलिए दीजिए कि हम संविधान बदल पाए, और उसके साथ लोग कई चीजों को एक दूसरे से जोड़ के देख रहे हैं। जब मोदी जी ये कहते हैं कि भाई ये तो अभी ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है, तो 370 और ये सब की बात करते करते दलित को एक चीज बिल्कुल पता है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये जो आरएसएस है वो मूल रूप से एंटी रिजर्व, उसको लगता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, और इसके लिए वो बहुत कई फोरम पे इसकी बात हो चुकी है। दलित समुदाय को कहीं ये लगता है कि उसका जो एक आरक्षण है, जो जो इस संविधान ने उसको दिया था, जो उसका सुरक्षा चक्र है, और वो एक अलग डिबेट है कि उसमें हो सकता है कुछ एक क्रीमी लेयर हो, कुछ ही लोगों का फायदा हो, वो एक अलग है। लेकिन फिर भी एक आम दलित आज अपने को उससे सुरक्षित और एक अवसर मानता है कि मेरे पास शायद वो एक अवसर है कि मैं वहां पे तक पहुंच पाऊं। अगर वो संविधान में छेड़छाड़ करते हैं तो अभी संभव ये मैसेज पहुंच गया है कि वो सब आरक्षण को हटाएंगे, कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे, आरक्षण को हटाएंगे, इत्यादि इत्यादि। वो जो दलित मतदाता है इस बार, अच्छा मायावती जी उत्तर प्रदेश में बसपा बहुत मुखर होकर नहीं लड़ पा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मायावती जी अपने हिसाब से अपना इलेक्शन लड़ रही हैं। इस समय उनको बी टीम कहना थोड़ा जाती होगी उनके साथ, क्योंकि कुछ जगह ऐसे उनके उम्मीदवार हैं जो बीजेपी का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं बनस्पत इंडिया अलायंस का। ऐसे कई, मैं अगर समय होगा तो मैं उस कंस्टिट्यूंसी वाइज भी इस पे बात कर लेंगे। वो मुखर है नहीं, तो इस पे मुझे ऐसा लगता है कि दलित मतदाता बिल्कुल साइलेंट हो गया। और तीसरा जो एक बार बार सर्वे में निकल के आ रहा है, अभय जी ने भी कल इसको कई चैनल पे बोला है, कि ये जो फर्स्ट टाइमर जो हैं, तो पहली मर्तबा वोट करने जा रहे हैं, वो उनको कंसर्न नहीं है इससे। और पहली मर्तबा क्या, मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे घर के बच्चों को बहुत, जो पॉलिटिकली ठीक है, उनका एक पॉलिटिकली कहीं अवेयर है या बहुत, लेकिन एवरेज जो मेरे घर के बच्चे हैं जो अपना कहीं बैंगलोर दिल्ली कहीं बाहर रहते हैं, अपना अपनी नौकरी करते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। उनको ना राम मंदिर से फर्क है, उनको ना बाबरी मस्जिद से फर्क है, और उनको ना इलेक्शन से फर्क है। उनके लिए यह है कि उस दिन एक छुट्टी है, तो किस दिन छुट्टी है, तो आगे पीछे सफिक्स प्रीफिक्स करके कैसे उसको 4 दिन की या 3 दिन की छुट्टी करके कहीं घूमने चला जाए। इस दृष्टि से ये जरूर है कि चुनाव में उत्साह नहीं था। और जो ज्यादा उत्साहित रहता था, अगर आप इस बार भी देख लीजिए, तो बीजेपी के मतदाता का उस तरह का उत्साह या हल्ला गुल्ला या वो शोर मचाना
दिख नहीं रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उनको भी अब मोदी जी की कई बातों में उनका मोदी जी का सच दिखने लगा है। हम ये नहीं कहेंगे मोदी जी का झूठ साफ हो गया, बल्कि मोदी जी का सच दिखने लगा है। और एक चीज़, हाँ, हम सब लोग अपोज़िशन के बहुत क्रिटिक रहे हैं। हम लोगों को लगता था है और अभी भी लगता है कि बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ को अपोज़िशन ऐसे ही चले जाने देता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अ, अपोज़िशन को इतना तो हम देंगे ही कि उसने अपने मुद्दे को पकड़ के रखा है। चाहे वो अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, इन लोगों ने अपने मुद्दे को नहीं हिलने दिया है। वो चाहे स्टालिन हो, चाहे उद्धव हो, चाहे और मुद और बीजेपी की दिक्कत क्या है कि वो मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। वो कंगना रनौत पे बात करना चाहती है, वो सूर्य तिलक पे बात करना चाहती है, वो कुछ अजीब तरह की चीज़ों पे बात करना चाहती है, वो किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती है। 500 साल पहले के भारत पे बात करना चाहती है, 50 साल बाद के भारत पे बात करना चाहती है, वर्तमान भारत से वो भागती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कम वोट परसेंटेज हुआ है, ये आप देखिएगा, अभी परसेंटेज में कुछ कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो 37% 38% वोट जो बीजेपी में को मिला था, वो मैं बिल्कुल, मेरी निश्चित मान्यता है कि उसमें ज़रूर कमी आएगी। कितनी कमी आएगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन उसमें कमी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कमल जी। अबे सर, ये आज मैं इंडियन एक्सप्रेस में प्रधानमंत्री का एक बयान देख रहा था कि मुझे चुनाव हराने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने हाथ मिला लिया है। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री 2017 के गुजरात चुनाव में भी ऐसा बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान की एम्बेसी में मुझे हराने के लिए मीटिंग हुई वगैरह वगैरह। तो क्या ये सच में ऐसी संभावना हो सकती है कि ऐसा कुछ हो, ऐसा होता है जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि वो देश के मुखिया हैं, या ये उनकी राजनीतिक घबराहट को दिखाता है, या एक तरह का इमोशनल अत्याचार है? किसे कैसे देखें इसे? अच्छा, अगर प्रधानमंत्री की बात को हम सही मान लें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां उन्हें हराने के लिए उन्होंने हाथ मिला लिया है, तो क्या ये हाथ अभी 24 घंटे पहले मिलाया गया है? 19 तारीख को वोट पड़े थे, क्या ये 18 तारीख को हाथ मिलाया गया था, या 17 तारीख को हाथ मिलाया गया था, या वोट पड़ने के 2 मिनट पहले हाथ मिलाया गया था? ये तो जाहिर है कि ये तो एक बहुत ही गहरी, बड़ी, दीर्घकालीन चालाकी से बनाई गई योजना होगी, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अरबों अरबों रुपए खर्च कर रही होंगी, डॉलर्स और पाउंड्स खर्च कर रही होंगी। देश में उनके बहुत सारे जासूस सक्रिय होंगे और मतदाताओं को भ्रमित कर रहे होंगे, या जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो विदेशी एजेंट होंगे। और जाहिर, जब वो विदेशी एजेंट होंगे तो वो साल 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहे होंगे, तो फिर रॉ और आईबी के पास उनका पूरा डोसिए होगा। ऐसे ही थोड़ा हो सकती है भाई ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की साजिश कोई 10-20 मिनट पहले थोड़ा तैयार की गई होगी। ये तो साजिश साल 1.5 साल पहले, कम से कम मैं मानता हूं कि अगर ऐसी कोई साजिश संभव है तो उसको कम से कम साल भर का समय तो लगा होगा उस साजिश को बनाने में और उसको परवान चढ़ाने में और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने में इतना समय तो लगा होगा। तो अब साथ में वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साजिश ने हाथ लगा लिया। साथ में वो उनके अमित शाह और जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई विपक्ष का पूरी तरीके से पहले दौर में सुपड़ा साफ हो गया है। इसका मतलब यह है कि साजिश बहुत कमजोर है, और जो साजिश हुई है इसमें बेकार टाइप की साजिश है बिल्कुल एकदम। यानी इतनी बड़ी साजिश होने के बावजूद भी अगर विपक्ष का पहले 102 सीटों में आपने सुपड़ा साफ कर दिया है, तो फिर उस साजिश का क्या मतलब है? इसका मतलब बेकार किस्म की साजिश है। देखिए, ये सब चुनाव के जमाने में की जाने वाली लफाजी है। विदेशी हाथ एक ऐसा फिक्रा है जिसको नरेंद्र मोदी से पुराना इसका इतिहास है। इंदिरा गांधी भी इसको विदेशी हाथ को इस्तेमाल करती थी। राजीव गांधी ने भी 1984 के चुनाव में विदेशी हाथ को इस्तेमाल किया है। जब जब जनता के मन में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अगर कोई आपको अंदेशा पैदा करना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जनमानस को असुरक्षित करना हो, तब आप विदेशी हाथ की चर्चा शुरू कर दीजिए। तो ये इस तरीके से ये सब बातें इस तरह से की जाती हैं। मैं नहीं मानता हूं कि मतदाता इस पे यकीन करके किसी को वोट देता है। और अगर वास्तव में विदेशी हाथ था तो नरेंद्र मोदी को बहुत पहले इसके प्रति हमें आगाह करना चाहिए था, देश की जनता को आगाह करना चाहिए था। भाई, या तो उन्हें सूचना मिली कि उनके खिलाफ विदेशी साजिश हो रही है, उन्होंने उस सूचना को वो खुद ही दबाए रहे, और जब जो
पहला मतदान हो गया है तब उन्होंने ये बात कहनी शुरू की है। क्यों कहनी शुरू की है उन्होंने पहला मतदान हो गया है तब ये बात? ताकि वो दूसरे दौर के मतदाताओं को प्रभावित कर सकें, उनको दिमागी तौर पर सुरक्षित कर सकें कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, देश के प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने के लिए साजिश हो रही है। इसका मतलब है कि पहले दौर के मतदाता जो 102 सीटों का मतदान था, 19% सीटों का मतदान था, उस कहीं आपको कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि आप उनको उस तरीके से प्रभावित नहीं कर पाए जिस तरीके से आप प्रभावित करना चाहते थे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको वो नतीजे नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलने वाले हैं जिन नतीजों की आपको अपेक्षा थी। देखिए, ये तो एक तथ्य है कि भाई जैसे ही पहले दौर का मतदान खत्म होने की तरफ गया या खत्म हुआ, उसके बाद में जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में एक मीटिंग हुई। इसमें शायद 1-2 लोग और भी शामिल हो सकते हैं, मुझे इतनी गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन इन लोगों के बीच में मीटिंग हुई और इन लोगों ने पूरी परिस्थिति का एक जायजा लिया। हर एक को लेना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेना ही चाहिए। और उसके बाद से विदेशी हाथ वाली बातचीत शुरू हो गई। मैं ये मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के मन की जो असुरक्षा है, उस असुरक्षा की अभिव्यक्ति है ये विदेशी हाथ की चर्चा करना। देखिए, जब राजीव गांधी ने विदेशी हाथ की चर्चा की थी और देश की एकता और अखंडता के ऊपर काले साए मंडरा रहे हैं, इस प्रकार की बात की थी, तो वो उनकी संपूर्ण चुनावी रणनीति का एक हिस्सा थी। रेड इन्फ्यूजर एजेंसी के जरिए जो अखबारों में बड़े बड़े, आनंद जी को तो याद होगा, तब आप छोटे होंगे कमल, आपको शायद ना ध्यान हो, लेकिन आनंद जी को तो पूरी तरह याद होगा, मुझे अच्छी तरीके से याद है। रेड डिफ्यूजन एजेंसी के जरिए सारे अखबारों में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपाए गए थे जिसमें अंधेरा होता था। उन विज्ञापनों में डार्क चित्र होते थे, अंधेरे चित्र होते थे और उनके अंदर कटीले तार वगैरह, कटीले तारों की छवियां होती थी। इस तरीके से इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। जो राष्ट्रीय मानस था वो आहत था अपने प्रधानमंत्री की अपने ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई हत्या से। पाकिस्तान और वहां पे आतंक पंजाब के ऊपर और पंजाब के जरिए सारे पूरे उत्तर भारत के ऊपर या पूरे देश के ऊपर आतंकवाद का साया था। उस आतंकवाद को पाकिस्तान किस तरह बढ़ावा दे रहा है या पश्चिमी शक्तियां किस तरह बढ़ावा दे रही हैं, इस प्रकार के बहुत सारे सबूत भी थे। तो उन्होंने उनकी पूरी चुनावी रणनीति पर ये पूरी की पूरी भाषा शैली और ये इल्जामबाजी, इस तरह की फिक्रेबाजी हावी थी। वो सुचिंतित तरीके से इसी तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा तो इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है, भाजपा के विज्ञापनों में तो है नहीं है। दिल्ली भर में जो होर्डिंग लगे हुए हैं उसमें तो लिखा हुआ है कि वे कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो। ये लगे हुए हैं पोस्टर सब जगह। भाजपा का सबसे बड़ा प्रचार ये है और खुद प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के बारे में चर्चा करनी बंद कर दी है। भाई आप बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे, कुछ दिनों से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ऐसा कोई खास जोर नहीं दे रहे हैं उस पर। मुझे लगता है कि वो काफी गंभीरता पूर्वक सोच रहे होंगे कि भाई इस मुद्दे ने कोई जनता को प्रभावित करने में नाकामी हासिल की है। और हमारी जो सर्वेवाणी है, मैं सर्वेवाणी इसलिए कहता हूं कि भारत आकाशवाणी और भविष्यवाणी का देश है। आजकल हम चुनाव में सर्वेवाणी भी यही कह रही है कि भाई जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसकी कोई पॉजिटिव परचेज नहीं है, नेगेटिव परचेज जरूर है उसकी। तो ये जो तर्क दिया है नरेंद्र मोदी ने, इस पर लोग केवल मुस्कुरा रहे होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि भारत के वोटर इतने मूर्ख हैं कि वो इस बात के ऊपर विश्वास कर लेंगे। आनंद सर, ये तर्क भी अक्सर आता है कि चलो वोटिंग प्रतिशत थोड़ी कम हो रही है, हो सकता है कि जहां भाजपा को पहले वोट मिले थे थोड़े कम मिल रहे हों या ना मिल रहे तो कोई नहीं जानता है। अगर मिल भी रहे हों तो अंतर तो इतना ज्यादा रहा है कई राज्यों में जीत का कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी आराम से जीतेगी। जहां वो पहले 3 लाख वोटों से जीती थी, इस बार 1 लाख से जीतेगी। तो क्या इस तरह के तर्क को हमें सही मानना चाहिए? आपको क्या लगता है? मैं उस पे आऊं। मैं एक चीज अभय भाई की बात में जोड़ दूं। मैं थोड़ी देर के लिए अभय भाई ये मानता हूं कि जो मोदी जी कह रहे हैं सही है। थोड़ा ये भी समझ लें कि जो मोदी जी ने जो हरकतें की हैं उस हरकत से इन्होंने इनवाइट किया है। अगर आप जाके कहेंगे अब की बार ट्रंप सरकार तो दूसरा वाला आप क्या नहीं आके इंटरफियर करेगा, ये तो आप ही, मतलब ये तर्क तो आप ही जाके दूसरे क्या इंटरफियर कर रहे हैं। तो तब क्या था, आप जाके अगर इजराइल के पक्ष में उतरते हैं और आप खुलेआम वो कहते हैं तो बाकी जो जो देश जो
मैं ये नहीं कहूंगा हमास ठीक करता है, लेकिन जो हमास के प्रति जिनकी एक सद्भावना है, वो देश आपके अगेंस्ट नहीं होंगे। और इससे बड़ी बात, मैं इससे बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं, जब आप अडानी के साथ बिल्कुल ठीक से खड़े हुए दिखाई देते हैं, और अडानी के लिए आप जाके ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, कतर, चीन, कहां नहीं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के सारे पोर्ट्स में आप जब फंडिंग करवाते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं, तो एक एक वो जो जिन लोगों को नहीं मिलता है, वो लोगों का मन कहीं करता होगा कि देखिए ये एक आदमी प्राइम मिनिस्टर जो है। मैं सिर्फ इस कुतर्क को कुतर्क से जवाब दे रहा हूं। आप ये कर रहे हैं तो आपके यहां भी ये होगा। आप क्यों जाके ऑस्ट्रेलिया में माइंस के लिए पैरवी करते हैं अडानी की? लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दीजिए, आप क्यों जाते हैं भाग के वहां? आप, और ये एक नहीं है, ये कई बार हो रहा है। आप चीन में जाके क्यों कंट्रैक्ट, आप बांग्लादेश के पावर कंट्रैक्ट क्यों दिलवाते हैं अडानी को? भाई वहां वो तो इंटरनेशनल और भी एजेंसीज रही होंगी। तो जब आप ये सब दिलवाते हैं, तो मैं बिना जाने बिना मेरी किसी सूचना के बोल रहा हूं, तो इस पे फिर रोने की बात नहीं होनी, ये रोने वाली बात है। अब मैं आ जाऊं जो आप ये कह रहे हैं कि जो अंतर बहुत था, मेरा यह मानना है कि वो जो अंतर था उस समय एक चीज को बीजेपी और मोदी जी ने बहुत सक्सेसफुली कर दिया था। और वो अगर आप अंतर देखिए तो विधानसभा चुनाव के वोटों में और लोकसभा चुनाव के वोटों में बहुत परिलक्षित था। लोकसभा के चुनाव के बाद फिर वो नीचे आ गया था वोट परसेंटेज। मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में मोदी जी ने बहुत सक्सेसफुली बालाकोट और पठानकोट, बालाकोट और पुलवामा वाले मसले को बहुत ठीक से मैनेज किया था, नंबर एक। नंबर दो, एक चीज और याद रखना चाहिए कि उस समय जो विपक्ष था वो पूरी तरह से बटा हुआ था। एक और चीज यह है कि अगर आप याद करिए तो 2019 के राहुल गांधी और 2024 के राहुल गांधी, मेरे ख्याल में वो अगर कहीं लिखा जाए तो वो एक व्यक्ति ही नहीं लगता है। 2019 की कांग्रेस, 2024 की कांग्रेस, 2019 के राहुल गांधी, आज के इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं थी। और एक और बात जो अभय भाई, जो मैंने कल यहां बहुत से लोगों ने नाम लेके बताया है, ये भाजपा के अंदर एक अंतर्विरोध चल रहा है इस समय। और एक कुछ बड़े लोग ऐसे हैं, एक बड़ी शक्तियां ऐसी जिनको ये लगता है कि नहीं, अब इनको थोड़ा हराना जरूरी है। और उसी के चलते संगीत सोम, सुरेश राणा, ये जो बार बार हो रहा है ना कि राजपूत नहीं रेबेल कर रहे हैं, ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई है। और जो राजपूत लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं वो सब भाजपा के नेता हैं, उसमें से कोई बाहर का नेता नहीं। जो पॉलिटिकल जो भी लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भाजपा ही है। तो ये एक सोची समझी, अब वो किससे ड्राइव हो रहा है वो अपने को पता नहीं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी जी के को एक जमाने में गुजरात में जो जिनसे मोदी जी की बहुत दिक्कत हुई थी, वघेला जी के साथ दिखाई देते थे, मोदी जी ने उनको एक तरह से वनवास में भेज दिया है। वो भी बहुत एक्टिव हैं इस समय, दिल्ली में बैठ के वो सारी जगह पे उनके सारे लोग जो हैं वो एक्टिव हो गए। तो ये केवल इंडिया अलायंस वर्सेस भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये भाजपा के अपने अंतर्विरोध भी इस इलेक्शन में काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक दुखद घटना हुई। कुंवर सर्वेश जो हैं, उनकी मृत्यु हो गई है कल। अब आप खुद सोचिए भाजपा का डेस्परेशन, और उनके जो बड़े लड़के हैं उन्होंने पूरा चुनाव उन्होंने मैनेज किया था सिंगल हैंडेडली। तो इसका मतलब वो कम्युनिकेशन वीक था ना एक व्यक्ति, और वो नॉमिनेशन के वो तुरंत उन्होंने पूरे इलेक्शन के दौरान कुंवर सर्वेश की एक मीटिंग नहीं हुई, वो अस्पताल में भर्ती रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन नहीं है, या कहीं ना कहीं कहने की हिम्मत नहीं है, या कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि भाई राजपूत को एक सीट देनी है तो इनको दे दो, इनका टिकट काटो, जो भी कारण है। तो भाजपा भी इस समय अपने अंतर विरोधों से लड़ रही है। भाजपा क्या लड़ रही है, मोदी जी लड़ रहे हैं, और वो उनके लिए दिक्कत भी होती जाती है। उनका कम्युनिकेशन खराब है, लोग बात नहीं कर रहे हैं उनसे, भाजपा के लोग उनको कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि यहाँ क्या क्या दिक्कत है। ये अंतर वाला जो तर्क है कमल, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि ठीक है, जिन सीटों पर बहुत ज्यादा अंतर था वहां पर मान लीजिए कुछ जीत का फर्क कम हो जाएगा, लेकिन जिन सीटों पर बहुत कम अंतर था वहां क्या होगा? अगर ये हम लोगों की ओवरऑल थीसिस ये है, संपूर्ण थीसिस ये है कि भाई भाजपा को पिछली बार जितने वोट नहीं मिलेंगे, कुछ वोट उससे कम मिलेंगे भाजपा को, तो उसका असर केवल ज्यादा अंतर वाली सीटों पर ही थोड़ा पड़ेगा, उसका असर तो उन सीटों पर भी पड़ेगा जहां भाजपा की जो जीत हुई थी वो मार्जिनल थी, यानी बहुत कम अंतर से जीत थी, वहां क्या होगा? अच्छा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है, उस बहुमत की एक खास तरह की संरचना है,
वो संरचना ये है कि वो बहुमत एक भौगोलिक क्षेत्र में सीमित है, सारा बहुमत उसी भौगोलिक क्षेत्र से आया है। वहां भाजपा ने 90% से ज्यादा उसका स्ट्राइक रेट था। उस 90% ज्यादा स्ट्राइक रेट में ऐसी बहुत सी सीटें हैं, हम लोगों ने उसका अभी तखमीना नहीं लगाया है, हम लोगों को लगा लेना चाहिए था अभी तक, शायद आनंद जी के पास हो। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां भाजपा मामूली अंतर से ही चुनाव जीती थी। अब जैसे कि ये जो जिन 8 लोकसभा की सीटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल चुनाव हुआ, वहां पर एक सीट जो जिस पर अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, वहां पे तो भाजपा बहुत कम अंतर से चुनाव जीती थी, 6,000 वोट, 6,000 वोट से जीती थी केवल। अब बताइए वहां तो अगर दशमलव कुछ प्रतिशत भी भाजपा का वोट गिर गया तो भाजपा वो सीट हार जाएगी वहां पर। तो ये जो मामला है ना कि बहुत ये तर्क पूरा जो है ना भाजपा के, असल में है क्या कि जो बड़ी पार्टी होती है, जो शक्तिशाली पार्टी होती है, उसके विपक्ष में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। यहां मैं आपको एक इतिहास की चीज याद दिला दूं। भारत में पहला चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा चुनाव 1957 में हुआ और तीसरा लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ। तीनों बार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, तब वो 73 साल के थे, 73 ईयर्स के थे जवाहरलाल नेहरू। उसके 2 साल बाद ही उनका निधन हो गया। उसके बाद चीन का युद्ध हुआ, उसके कुछ महीने बाद, 6-7 महीने बाद भारत चीन सीमा युद्ध शुरू हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू को 360 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी उस चुनाव में, 360 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। और दूसरे नंबर की पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसे केवल 29 सीटें प्राप्त हुई थी। आप कांग्रेस का जो प्रभुत्व था उसका अंदाजा लगाइए, तीसरी बार लगातार 362 सीटें, और जो दूसरे नंबर की पार्टी जो कांग्रेस के अंदर फर्क था उसको केवल 29 सीट्स प्राप्त हुई थी। इससे आप अंदाज लगाइए। अब आप उसके मुकाबले मोदी की जीत को हालांकि जमाना बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुका है। अब एक नई चीज भारतीय राजनीति में पैदा हो गई, इसे क्षेत्रीय शक्तियां कहा जाता है। उस वक्त कांग्रेस क्षेत्रीय भी थी और राष्ट्रीय भी थी, कांग्रेस ही सब कुछ थी। अब वो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उसने किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का कैचमेंट एरिया सीमित कर दिया है उसने, चाहे वो कांग्रेस का कैचमेंट एरिया भी सीमित किया है और उसी तरह भाजपा का भी कैचमेंट एरिया सीमित हो गया है। तो अब भारत में इस तरह के बड़े बड़े बहुमत प्राप्त करना काफी मुश्किल बात है। और ये 350 सीटों से ज्यादा का जो बहुमत पाने का कांग्रेस का रिकॉर्ड है, इंदिरा गांधी ने जब 1970 के बाद अपनी वापसी की थी 1980 में, तब भी उनको 350 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। और उसके बाद राजीव गांधी जब चुनाव लड़े 1984 में, तब तो उन्हें 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस का अपने प्रभुत्व के जमाने का ये रिकॉर्ड अभूतपूर्व है। नरेंद्र मोदी जी जीते तो उसके आसपास कहीं भी नहीं ठहरती। तो ये सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी के सामने आज यही है कि वो कम मार्जिन वाली सीटें, अगर वोट ठीक से उनके पक्ष में पहले की तरह नहीं पड़ा, तो वो कम मार्जिन वाली सीटें बड़ी आसानी के साथ हार जाएंगे। देखते देखते उनके हाथ से बहुमत निकल जाएगा। मैं अभय जी, सिर्फ दर्शकों के लिए, मेरे हाथ में लिस्ट है, 18 सीटें ऐसी हैं जहां पे 50,000 से कम का मार्जिन उत्तर प्रदेश में, 16 सीटें हार गए थे और उसमें 181 वोट से जीतने वाले, जैसे मछली शहर 181 वोट से बीजेपी जीती थी, 4,000 से कहीं जीते हैं, कहीं 6,000, 12,000, 13। तो 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन 50,000 से कम का है। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि ये एक नैरेटिव जरूर उसने बना दिया है, लेकिन अब ग्राउंड पे अगर ये 18 सीटें आज अगर इस स्थिति में है कि अगर हम केवल आपके तर्क से बात करें कि मार्जिन की बात से, 50,000 का मार्जिन लोकसभा इलेक्शन में कोई मार्जिन नहीं होता, ये ध्यान रखिए। आनंद सर, आपने वो बात की थी, वो राजपूत मतदाताओं, राजपूत कैंडिडेट की बात की थी, कुमार सर्वेश की बात, और उसमें ये बात आई थी कि कुछ कम कैंडिडेट हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। अगर उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता पाए। और मेरे मन में सवाल ये है कि क्या इसको हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कद को कम करने से भी जोड़कर देख सकते हैं क्या? अब देखिए, ये एक मतलब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम लोगों के पास जो है वो किसी ने इन गुड फेथ कोई कहता है, कोई अपने आकलन के हिसाब से कहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको आप 2+2 जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सर्वविदित है कि संगीत सोम और संजीव बलियान का आपस में मनमुटाव कह लीजिए या वो कह लीजिए, वो उनको हराने के चक्कर में रहते हैं
और संजीत सोम का ये मानना है कि मुझे हराने में संजीव बालियान ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसमें कहीं को दो राय नहीं। वहां एक सुरेश राणा भी हैं जो एक प्लेयर हैं राजपूत उसके। योगी जी को भेजा जाता है या वो इसलिए जाते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को लगे कि मैं जाके बहुत वहां काम कर रहा हूं। योगी जी 4 बार गए वेस्टर्न यूपी पिछले 10-12 दिनों। वो वहां जाते हैं, संगीत सोम को ये माना जाता है कि बिल्कुल खास मतलब उन्हीं के साथ चलते हैं, उनके हिसाब से, उनकी आंख के इशारे को समझते हैं। वो यहाँ से आते हैं, संगीत सोम अपने काम पे लग जाते हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि संगीत सोम के उसमें कहीं दबाव हुआ हो या कोई इस तरह का निकल के उनकी तरफ से वो आया हो कि नहीं नहीं भाई ये सब वो है और राजपूत लोग गलत कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। वो अपने काम में लगे हुए हैं। और वीके सिंह का वोट कटना, क्योंकि मेरे पास अब उस तथ्य को ऐसा कहा जा रहा है कि केवल एक सीट वीके सिंह की थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता ने उसके लिए कहा था कि भाई इनको रहने दीजिएगा, इनको नहीं। और उसके बाद वीके सिंह को बुला के उनसे लिखित में लिया गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप ये बताइए, ये कहीं होता है कि लिखित में लिया जाए? ये पहले जो जब सूद-वूद चलता था, जो महाजन लोग होते थे, वो आपको कर्जा देते समय लिखवा लेते थे प्रोनोट कि मैं इस तरह की चीजें कहीं होती है कि कोई लिखित देता है कि उन्होंने लिख के दे दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप क्या शो करना चाह रहे हैं? तो वीके सिंह का भाई जितना भी कह लीजिए फौज में रहे हैं, राजपूतों का कोई राजपूत उनके कहने से कौन वोट देगा, लेकिन कई बार ये लगता है ना कि किसी की बेइज्जती आप उसको अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कुछ मान सम्मान मिला उससे आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, बेइज्जती से आइडेंटिफाई जरूर हो जाते हैं। आप एक चीज और देखिए, राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं राजनाथ सिंह को घुमाया जा रहा है और सार्वजनिक मंच से बुलवाया जा रहा है राजपूत की बात? तो मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा बीजेपी के अंदर का रूपाला वाला जो केस है, वहां जो जो मीटिंग हो रही है, ये 4-4 5-5 लाख की मीटिंग जो राजकोट में हुई है, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक उसमें एक्टिवली बीजेपी का सपोर्ट ना हो, 4-5 लाख की मीटिंग राजकोट राजकोट में होने का कोई मतलब नहीं है राजपूतों का। तो मैं इससे इससे बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि ये भाजपा के अंदरूनी लड़ाई की खींचतान है। और दूसरा एक बात जो अभय जी से मैंने पहले भी कहा था किसी अब इस आपके मंच पे या अपने मंच पे, कि राजपूत का नेचुरल एलाई समाजवादी पार्टी, ये हरदम ध्यान रखिएगा। और इस बार मैं अखिलेश यादव की एक तारीफ करूंगा, मैं उनका क्रिटिक हूं वैसे तो, कि उन्होंने एक सावधानी बरती है। जो 4 यादव को दिया, अपने घर के 4 यादवों को उन्होंने टिकट दिया है, बाकी किसी यादव को नहीं। 4 मुसलमानों को दिया है, 37 ओबीसी और बैकवर्ड को दिया है टिकट। बड़ी संख्या होती है। वो आज कुर्मी जितने जितने समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं, उतने शायद भाजपा पे नहीं लड़ रहे हैं। मेरे पास तुरंत फिक्र नहीं है, इसलिए उसके साथ नहीं बोल रहा हूँ। 13-14 के नाम तो 12-13 के नाम तो मुझे अभी याद हैं, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं होमवर्क अब अखिलेश यादव ने अपना ठीक से किया है। और उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो जो बीजेपी का एक सोशल उन्होंने गणित ठीक कर लिया था कि राजपूत, ब्राह्मण, दलित और ओबीसी, उसको मेरे ख्याल में इस बार अखिलेश समाजवादी पार्टी से लोगों को दिक्कत होती थी यादव को लेके कि भाई यादव बहुत मुखर हो जाते हैं, बहुत ही सुनते नहीं हैं। उसको वो किया है। और राजपूतों का नेचुरल एलाई मुलायम सिंह के जमाने में उनकी फर्स्ट चॉइस समाजवादी पार्टी हुआ करती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस में राजपूतों को शिफ्ट होने में कोई ऐसा लगेगा कि उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो अगर मौका आएगा तो वो शिफ्ट हो सकते हैं। कमल जी। खासतौर पे जहाँ राजपूत उम्मीदवार है, जैसे इलाहाबाद में, वहाँ ज्यादा आसानी से। नहीं, वो उज्जवल रमन सिंह राजपूत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा। उज्जवल रमन सिंह बैकवर्ड है, उज्जवल रमन सिंह राजपूत नहीं है, भूमिहार है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उज्जवल रमन सिंह राजपूत नहीं है। जैसे आरपीएन सिंह राजपूत नहीं है, आरपीएन सिंह कुर्मी या सैथवार है। लेकिन वो बिसाइड्स दैट अगर वो उम्मीदवार नहीं भी है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 52 इस समय 403 में 52 ब्राह्मण हैं एमएलए और 49 राजपूत है। नंबर 2 पे राजपूत आते हैं। मैं सिर्फ ये फिगर इसलिए बता रहा हूं कि इन 2 बड़ी जातियों का अपना एक पॉलिटिकल, मैं दबदबा शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, एक उनको एक पॉलिटिकल लीगेसी है, इतने दिनों से कर रहे हैं, लोगों को जानते हैं। नहीं तो 52 और 49, 101 राजपूत ब्राह्मण के एमएलए के होने का कोई मतलब नहीं है। 25% एमएलए अगर इन 2 जात से आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि जितना भी बैकवर्ड पॉलिटिक्स आ गई है, लेकिन ये 2 जात पॉलिटिकली अपने को कहीं ना कहीं रेलेवेंट बनाए रहती है। कमल जी। जी।
अब सर ये जो कम मतदान हुआ उसके बारे में दो तरह के आकलन भाजपा समर्थकों के आए। एक तो कहा गया कि मोदी जी को लोगों ने एक सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया है, उनको लगता है मोदी जी तो जीतेंगे ही, तो क्यों वोट डालने जाए। और दूसरा ये कहा गया कि गलती हो गई, राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उसके 2-4 हफ्तों के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए था। सुधीर चौधरी ने ये तर्क दिया है। तो इन दोनों ही तर्कों में से किसे हम ज्यादा सही माने, और एक में अफसोस अगर अगर दोनों ही तर्कों को अलग अलग तरीके से सही माना जाए तो भाजपा कहीं ना कहीं पछता तो रही है भाई। दोनों ही बातें जो है ना, अगर मान लीजिए मोदी जी को सम्राट मान लिया है लोगों ने, तो सम्राट को तो वोट डाल देने की जरूरत होती नहीं है। सम्राट तो स्वाभाविक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी शासक बना रहता है। तो कहीं ना कहीं तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई मोदी जी अगर सम्राट हैं तो उनके सम्राट होने पर मोहर तो वोटरों को लगानी होगी ना। अलग तरह के सम्राट हैं, मध्य युग के सम्राट नहीं है, आधुनिक युग के सम्राट हैं। लोकतंत्रों लोक जो डेमोक्रेसीज की एज ऑफ डेमोक्रेसी के लोकतंत्रों के युग के सम्राट हैं, तो लोगों से उस पर मोहर लगानी होगी, और मोहर लगवाने में भाजपा कहीं ना कहीं चूक रही है। दूसरी बात कही है वो तो 100% इस बात का सबूत है कि वो भाजपा को अपनी रणनीति के ऊपर संदेह होने लगा है कहीं ना कहीं। तो ये 102 सीटों पर जो मतदान हुआ है, इस मतदान में पहली बात तो ये है कि ये छोटी मोटी गिरावट नहीं है। आज के जमाने में जब हर नया चुनाव नए मतदान प्रतिशत को लेके आता है, बेहतर और बड़े मतदान प्रतिशत को लेके आता है, वहां पर अगर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में 5% से लेकर और 7% का गिरावट आए, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी 4% की गिरावट है, तमिलनाडु में 3% की गिरावट है, उत्तर प्रदेश में तो हर जगह 5-6-7% की गिरावट हो रही है सब जगह। आप देखिए ना, जहां पे जीत का अंतर बहुत थोड़ा है, वहां पे 5-6% की गिरावट तो बहुत बड़ा हेर फेर कर देगी। तो मुझे लगता है कि ये पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावनाओं के प्रति पहले दौर के मतदान के बाद थोड़ी शंकित हो गई है। एक चीज आनंद सर, मैं इंडिया गठबंधन के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आज उनकी एक रैली है रांची में। हालांकि हम जब कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय रैली शायद 2 बजे से है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग और बाकी सारे मामलों में उनके बीच में एक बेहतर सामंजस्य दिख रहा है, ये कहा जा सकता है? नहीं, सर्टेनली इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। और वो आजकल सीमेंट इवेंट जब लगाते हैं तो उसमें कई चीजें आती हैं, एक्स्ट्रा बाइंडिंग के लिए वो कुछ सोल्यूशन दिया जाता है। जैसे पहले घर में पुताई होती थी तो उसमें नील डाल दी जाती थी ज्यादा सफेदी के लिए। तो मुझे लगता है कि वो जो सीट शेयरिंग में हेमंत सोरेन का जेल भेजना, अरविंद केजरीवाल का जेल भेजना, ये सारी चीजें सीमेंटिंग और कर रही हैं, उस बॉन्ड को और पास ला रही हैं। मैं उसको पॉजिटिव ढंग से इसलिए देख रहा हूं क्योंकि अब सबको लग रहा है, सबको अपना भविष्य नजर आ रहा है कि ये हेमंत सोरेन के साथ हुआ है, कल ये कोई संभावना नहीं है, ये पक्का है कि मुझे भी अंदर किया जाएगा। और भाई अगर आप देखिए तो मोदी जी को लगा था कि हेमंत सोरेन अंदर चले जाएंगे, सारा मामला बैठ जाएगा। हेमंत सोरेन अंदर चले गए हैं, उसका खामियाजा वोट के रूप में हम लोग 4 जून को ही बता पाएंगे। लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि उसका खामियाजा ना केवल झारखंड, अगल बगल के जो राज्य हैं, जो खास करके उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन दोनों जगह भी उसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि ये जो भी चीज है ये उल्टी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया, और अरविंद केजरीवाल के साथ आप जिस तरह की बचकानी हरकत कर रहे हैं कि वो क्या आम खा रहे हैं, वो अपने आप जानबूझ के अपना शुगर बढ़ा रहे हैं, ये सब लोग अब हंसने लगे हैं। गुस्सा आना बंद हो चुका है। अब उससे आगे निकल के लोग इनकी हरकतों पे हंस रहे हैं। ये क्या मतलब कुछ अब क्या शब्द बोला जाए, शब्दों की भाई मर्यादा इसलिए नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये सब बिल्कुल क्लियर है कि हेमंत सोरेन का जेल में रहना, और उसके बाद अगर उनकी पत्नी बाहर होकर एग्रेसिवली घूम रही हैं, मोदी सरकार का एक और गंदी बात है, मैं इसको भी रेखांकित करूंगा। ये जो बीजेपी का है ना कि घर में झगड़ा लगाने का काम, वो उनकी जो दूसरी सीता सोरेन है उनको अपने यहाँ ले आओ, अखिलेश यादव की जो दूसरी बहू है, मतलब जो उनके छोटे भाई की बहू है अपर्णा को, उनको ले आओ, तो ये झगड़ा दिखाओ। वो रामविलास पासवान के घर में झगड़ा कराओ, अजीत पवार के घर में झगड़ा कराओ। मतलब ऑन रिकॉर्ड आ गए हैं वरुण गांधी,
उनसे कहा गया है कि जाके रायबरेली, उन्होंने कहा अगर वहां से वो लड़ रही, मैं अपनी बहन के अगेंस्ट नहीं लड़ूंगा। मतलब झगड़ा लगाने में जैसे गांव की कुछ जो जो मंथरा का रोल बताया जाता है रामचरितमानस में, उसको ही एक एक कई मंथराएं इकट्ठा होकर बीजेपी में इस तरह का रोल कर रहे हैं कि घरों में झगड़ा लगा रहे हैं। भाई ये ठीक नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है कमल जी, किसी भी तरह से। अब सर ये जो जैसे ये कहा जा सकता है इस चुनाव के बारे में अभी तक के कि कोई लहर नहीं है। लहर होता तो लोग बड़ी संख्या में वोट डालते हैं, चाहे मोदी जी को वापस लाने के लिए या मोदी जी को हटाने के लिए। तो लहर नहीं है। लहर नहीं है तो क्या स्थानीय मुद्दे हावी हो सकते हैं? क्या ये भाजपा के लिए चुनाव को ज्यादा कठिन बना देगा, या ये और राज्य में जैसे ममता बनर्जी उनके लिए मुश्किल होगी? इसको हम कैसे देख सकते हैं? भाई देखो, जो चुनाव पंडित हैं, जो चुनाव के इतिहास वगैरह को जोड़ जाड़ के अपनी राय बनाते हैं, उनका मानना यह है कि जिस चुनाव के अंदर बहुत उत्साह नहीं होता है, जो किसी जज्बाती मुद्दे से संचालित नहीं होता है चुनाव, उसमें अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई खास ऐसी नाराजगी नहीं है जनता में, तो वो बड़े उदासीन तरीके से वो सरकार दोबारा आ सकती है। मतलब वो सरकार को दोबारा मौका उदासीन तरीके से मिल सकता है, ऐसा चुनाव पंडितों का मानना है। लेकिन ये जो इस तरह की राय जो बनाई जाती है, ये बहुत ही असुरक्षित किस्म की राय है। मैं ये मानता हूं, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि 7% वोटों में गिरावट आई, तो अब जो उत्तर प्रदेश की 18 सीटें हैं जिनका आनंद जी ने अभी जिक्र किया, जहां पे बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव का फैसला हुआ है, मेरे ख्याल से तो इन सीटों के ऊपर पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा 7% गिरावट आने से, कि वो गिरावट तो वहां भी आई होगी। अच्छा, दूसरे, इस तरह की गिरावट जब आती है तो इस गिरावट का नुकसान मेरा अपना आकलन ये कहता है, हालांकि ऐसा कोई मेरे पास आंकड़ागत प्रमाण नहीं है अपने आकलन को पुष्ट करने का, ये ज्यादा नुकसान है, दोनों तरफ नुकसान होता है, लेकिन ज्यादा नुकसान सत्ताधारी दल का होता है इसमें। क्योंकि सत्ताधारी दल को तीसरी बार चुनाव जिताने के लिए जिस उत्साह और जोश की जरूरत है, वो आमतौर पर हमारे राजनीतिक जीवन में इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। और इसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भी मान लिया है कि हाँ, ये बात नहीं आ पा रही है। प्रधानमंत्री ने कोई कम, पिछली बार के मुकाबले कम दौरे नहीं किए हैं, कम रोड शो नहीं किए हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। वो तो हमेशा ही कोई कमी, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में कि वो चुनाव प्रचार में 1 इंच भी कमी नहीं करते हैं कभी भी। विपक्ष कमी कर सकता है अपनी तरफ से, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिशों में कोई कमी नहीं होती है। ये है उनकी खास बात है, और ये खास बात उन्होंने अपनी पार्टी में भी पैदा की है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जिस चीज को आप एक उछाल कहते हैं, वो उछाल पूरी तरीके से नदारद है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण युवा वोटरों के उसमें मिलता है। युवा वोटर 2019 में युवाओं ने इतने उत्साह से वोट किया था, तमाम सेफोलॉजिस्ट का मानना था कि इसका फायदा नरेंद्र मोदी को वापसी में बेहतर प्रतिशत और बेहतर सीटों के तौर पर मिला है। अब युवा जब उत्साह के साथ वोट नहीं कर रहा है, तो बेहतर प्रतिशत भी नहीं होगा और बेहतर सीटें भी नहीं होंगी। और नरेंद्र मोदी का जो बहुमत है वो कितना है, 272 पे स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, उनको 303 सीटें प्राप्त हुई थी, तो 28 और 3 31, अगर उनकी 32 सीटें कम हो जाएं तो वो बहुमत से नीचे आ जाएंगे 1 सीट। तो ये जो संरचना है, ये बहुत ही इसे कहते हैं प्रिकेरियस, बहुत जोखिम भरी संरचना है। जरा से आप फिसले नहीं कि आप दिक्कत में फंसे नहीं। जी, मैं अभय जी, मैं आपसे एक चीज और जरा समझ लूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे जब इलेक्शन पीक कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का थोड़ा समय भी खराब चल रहा है। वो कुछ चीजें उनको बैकफायर कर रही हैं। मैं एक सिर्फ बात बताऊं, जो मोदी जी बार बार मुस्लिम लीग का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, बहुत से लोग जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं था वो भी पढ़ने लगे हैं पूरा। और जब वो मुस्लिम लीग की, मोदी जी की वजह से जब वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, तो उनको मैं कुछ लोगों को जानता हूं, एक स्वीडन में एक सज्जन रहते हैं, हिंदुस्तानी, उसने कहा मैंने तो पूरा पढ़ डाला भाई, ये तो बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है, इसमें तो कहीं मुसलमान की बात नहीं है। मतलब लोग ढूंढते हैं कि इसमें मुस्लिम लीग कहाँ आएगा, इसमें कौन सा हरा झंडा लगेगा, इसमें कौन सा, उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत कॉन्क्रीट बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को ये भी समझना चाहिए कि मुस्लिम लीग करके उन्होंने कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो को, जो कांग्रेस नहीं कर पाई थी, कांग्रेस आम जन तक नहीं पहुंचा पाई थी, इन्होंने काफी कुछ उसको ढकेलने का काम किया है। ये कांग्रेस के प्रचारक के रूप में काम कर दिया है मुस्लिम लीग करके। अभय जी, आपको क्या लगता है इस बात पे?
नहीं नहीं, अच्छा, दूसरे आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक इसमें एक और बात जोड़ रहा हूं अपनी तरफ से, कि अगर आप मोदी जी के भाषणों का पैटर्न देखें तो वो एक बात को बहुत देर तक नहीं चला पा रहे। जैसे मुस्लिम लीग की जो उन्होंने बात कही है, उसके बाद मेरे ख्याल से इसकी कोई अनुगूंज नहीं सुनाई पड़ी, इसकी कोई प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ी, और धीरे धीरे करके ये चीज दब गई है। खुद मोदी जी ने दबा। भ्रष्टाचार के मुद्दे की भी अनुगूंज धीरे धीरे कम होती जा रही है। राम मंदिर के मुद्दे की अनुगूंज तो चुनाव से पहले ही खत्म हो गई थी। तो अभी भी मोदी, अब उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों वाला मसला उठाया है, तो वो तरह तरह से वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि भाई कहीं कोई मुद्दा मिल जाए जिससे जनता भड़क जाए, हमारे पक्ष में आ जाए जनता भड़क के। और अब 102 सीटों पर हो गया मतदान, लेकिन अभी भी काफी सीटों में मतदान बकाया है। अभी तो जैसे कहते हैं 81% सीटों पर मतदान बकाया है। तो उसी में कुछ हमारा जोर पड़ जाए। तो अभी भी मोदी जी मुद्दे की तलाश में है और वो मुद्दा उन्हें मिल नहीं रहा है। जी। एक आखिरी सवाल मैं आनंद सर आपसे करना चाहूंगा बिहार की राजनीति के बारे में, क्योंकि नीतीश कुमार को वहाँ अच्छी खासी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दे दी हैं, लेकिन वो थोड़े नर्वसनेस में लग रहे हैं, ऐसा लगता है। लालू यादव बहुत सारे व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, और अगला जो चरण होने वाला है उसमें जितनी भी सीटें हैं वो जनता दल यूनाइटेड के खाते की ही हैं। प्रधानमंत्री के साथ वो मंच साझा नहीं कर पा रहे हैं, चिराग पासवान के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो इस संदर्भ में नीतीश कुमार की राजनीति को, उनके राजनीतिक भविष्य को इस मौके पर आज के दिन में आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो नीतीश जी को ये मानता हूँ कि नीतीश जी के दोनों हाथों में लड्डू है। अभी भी तेजस्वी चाचा को याद करता रहता है। दो तेजस्वी जी घड़ा का भी कोई खत्म भाषण होने वाला भी। बिना चाचा को याद किए नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से नीतीश जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो 4-6 भी अगर आएंगे, और जिस दिन वो कहेंगे तेजस्वी जी से कि भाई आना चाहता हूं उधर, तो तेजस्वी को मना नहीं करेंगे, ये मैं बिल्कुल निश्चिंत है। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हैविंग नीतीश जी को क्रिटिसाइज करने के बाद कि वो पलटू राम हो गए, बार बार पलटते हैं, नीतीश जी के ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं है कि बड़े भारी भ्रष्टाचारी, बड़े व्यभिचारी, बड़े गंदे आदमी, बड़े उन्होंने बिहार के नाम को ठीक ही किया है। लोग अगर बाहर नीतीश जी का नाम लेने से कोई हंसता नहीं है, उनके बार बार इधर उधर जाने से वो है। तो नीतीश जी को और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि नीतीश जी मंच पे नहीं जाते हैं कि मोदी जी नहीं बुलाते हैं, दोनों में फर्क है। इसकी कोई तायीद तो कौन करेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि नीतीश जी, एक मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, अगर उनको ठीक से नहीं बुलाया जाएगा, अगर उनको 2 बार भैया भैया करके नहीं होगा कि आइए आइए आपके बिना काम नहीं चल रहा, तो वो नहीं जाएंगे। तो वो मुझे लगता है कि शायद मोदी जी को भी लगता हो कि इनकी क्या जरूरत है, मैंने इनको इनकी औकात बता दी है। नीतीश जी रेलेवेंट रहेंगे, अगर वो 3-4-5 सीट भी लाते हैं तब भी वो रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि एक चीज मत भूलिएगा, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे हैं। तो आज की बातचीत को हम यही रोकते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देश की राजनीति में हो रहे उठापटक, चल रहे घटनाक्रम के बारे में अभय जी और आनंद जी से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।